हेलो बच्चों, हम फिर से आज तैयार हैं अपनी क्वेश्चन बैंक सीरीज़ के क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। पिछले वीडियोस में आपने 5 मार्क्स के पूरे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन बैंक के जो ये क्वेश्चंस हैं, जो ये क्वेश्चन बैंक है, ये लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा बनाया गया है और आप मान के चलिए कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 95% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आने वाले हैं। तो आज हम गुरुत्वाकर्षण वाले अध्याय से 2 नंबर के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, क्वेश्चन को होना चाहिए था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये हमको पढ़ना है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि यदि ये एक पिंड है, ये दूसरा पिंड है, इनके बीच की दूरी है r और इनका द्रव्यमान है m1 और m2। m1 m2 द्रव्यमान के 2 पिंड है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर r दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो बन जाएगा F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब हम ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आएगा कैपिटल G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जो ये नियम है, ये नियम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो मैंने भी आज लास्ट लाइन बोली है, इसको आप आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न था पलायन वेग किसे कहते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब पलायन वेग किसे कहते हैं। पलायन वेग, तो अब पलायन वेग क्या चीज थी। कि किसी पिंड के लिए वह न्यूनतम आवश्यक वेग जिससे फेंके जाने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाता है और लौटकर वापस पृथ्वी पर नहीं आता है, पलायन वेग कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, परिभाषा ध्यान से सुने। किसी पिंड के लिए वह न्यूनतम आवश्यक वेग जिससे फेंके जाने पर पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र के पार चला जाता है और लौटकर वापस पृथ्वी पर नहीं आता है, पलायन वेग कहलाता है। इसे VE से व्यक्त करते हैं और VE बराबर √2 RG, ये फार्मूला होता है। √2GR भी लिखते हैं और इस पृथ्वी तल के लिए इसका मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये पलायन वेग वाला क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न था चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, ये प्रश्न था। तो चंद्रमा आकार में बहुत छोटा है और आकार में छोटा होने के कारण वहां पर पलायन वेग का मान कम है, लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। और ये छोटे से चंद्रमा पर,
छोटे से चंद्रमा पर एम फॉर मून है ये। यहां पलायन वेग का मान कम है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि वहां पर गैस के अणुओं का तापीय वेग अधिक है, इससे भी अधिक है। तो जैसे ये चंद्रमा है, इस पर गैस के अणु अगर आ भी गए कहीं से तो वो यहां ठहरते नहीं है, बल्कि यहां से क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। इसलिए कम पलायन वेग होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ये क्वेश्चन भी हो गया। हमारा अगला प्रश्न था ग्रहों की गति संबंधी कक्षा का नियम लिखिए। तो ग्रहों की गति संबंधी कक्षा का जो नियम था वो प्रथम नियम था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। ये एक दीर्घवृत्त बना और जो सूर्य होता है वो इसकी फोकस पर स्थित होता है। जो सूर्य है वो इसके फोकस पर, ये सूर्य है। और जो ग्रह है वो कहाँ चक्कर लगा रहा होता है, एक इलिप्टिकल पाथ, दीर्घवृत्तीय कक्षा पर चक्कर लगा रहा होता है। ये हो गया ग्रहों की गति संबंधी नियम। ग्रहों की गति संबंधी आवर्तकाल का नियम। तो आवर्तकाल का नियम कहता था कि ग्रह के सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगा रहा है तो परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य और ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। जो ये तीसरा नियम है इसके लिए है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है भारहीनता किसे कहते हैं। तो अब भारहीनता की बात समझें। यदि कोई पिंड स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है या पृथ्वी के चारों ओर किसी उपग्रह की तरह चक्कर लगा रहा है तो उस पर प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है और वहां पर किसी भी वस्तु का भार शून्य प्रतीत होता है। इस अवस्था को हम भारहीनता की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को हम भारहीनता, वेटलेसनेस कहते हैं। जबकि कोई पिंड या तो स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है या ग्रह के चारों ओर एक उपग्रह की तरह चक्कर लगा रहा है। गुरुत्वीय विभव। अब गुरुत्वीय विभव को अपन समझते हैं। किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। इसे v से दर्शाते हैं। v बराबर कितना होता है, W/m होता है। यदि m द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W, तो v बराबर कितना होता है, W/m। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है क्या, जूल पर किलोग्राम। ये गुरुत्वीय विभव हो गया। ये देखिए 2 नंबर के प्रश्न हैं, बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं करने हैं आपको इनके, ऐसे करने हैं कि अपन को 2 नंबर अपन उठा लें बस। ओके। अब 8वां प्रश्न जो कि एक सवाल है कि मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में दुगनी चाल से गति करता है, तब पृथ्वी की कक्षा की तुलना में इसकी कक्षीय अमाप क्या होगी। तो अपन ने भी केपलर का तृतीय नियम पढ़ा था, T² समानुपाती होता था R³ T1/T2 का स्क्वायर, बराबर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कट जाएंगे, बराबर R1/R2 होल क्यूब। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर चाल जो है वो दुगनी है, तो क्या करना पड़ेगा अपन को इसको। अब पर इसको हल कर लेते हैं। T1/T2 =
R1 अपॉन R2 टू द पावर 3/2। अब कक्षीय अमाप त्रिज्या पूछी है और ये भी आवर्तकाल के पदों में फार्मूला है, तो इस आवर्तकाल के फार्मूले को हमें पहले काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेग के फार्मूले में। तो हमने पढ़ा था कि T इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T 2π/ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा की जगह पर कितना लिख सकते हैं अपन, V अपॉन आर, ओमेगा इक्वल्स टू V अपॉन आर 2π अपॉन ओमेगा की जगह पर अपन को क्या लिखना है, ऐसा। तो अब देखिए यहां पर बेग जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, अर्थात हम इसको यहां पर इस रूप में बदल लेते हैं, V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 टू द पावर 2/3/2। बिल्कुल। अब पहली बार में जब सूर्य है तो आवर्तकाल कितना कह, तो बेग कितना है, V2 अपॉन V1 की जगह पर अपन कितना ले रहे हैं, V, और R2 कितना कह रहे हैं अपन, यहां दुगनी चाल है तो 2V यहां लिख लो। R1 की जगह पर अपन ने लिखा R अपॉन R2 टू द पावर 3/2। ये कैंसिल हो गया। अब अपन इसको हल कर लेते हैं। टू इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू R अपॉन R2, चलेगा जी। सो R2 इक्वल्स टू R अपॉन 2 टू द पावर 2/3। जो ये कैपिटल R का मान है इसको अपन 1AU लिख सकते हैं और इसको अपन कैलकुलेशन से हल कर लेंगे तो हमें मिलेगा R2 इक्वल्स टू 0.6 AU, लगभग ये मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम R2 की गणना कर सकेंगे और ये अपना 8वां सवाल भी हो गया है। और अब आप इसको एक बार पूरे क्वेश्चनों को रिवाइज कर लीजिए और ऐसे ही अब अपन अगले अध्याय के लिए 2 नंबर के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद।